आज उसकी मेहंदी थी। रस्म ख़त्म होने के बाद उसने अपने कमरे की तरफ रुख किया और दरवाज़ा लॉक करके खूब रोई। वो बार बार अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। फिर उसने वॉशरूम के बेसन पर जाकर जोर जोर से अपने दोनों हाथ रगड़े और मेहंदी उतारने की कोशिश करने लगी। अचानक खटके की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन वॉशरूम से बाहर आई, मगर उसे कमरे में कोई दिखाई ना दिया। वो जैसे ही वापस वॉशरूम की जाने मुड़ी तो किसी ने पीछे से आकर ज़ोर से उसके मुंह पर हाथ रखा। उसने हाथ हटाने की बहुत कोशिश की, मगर गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो नाकाम रही। किसी ने फिर ज़ोर से उसे कंधों से पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। वो फटी आंखों से सामने खड़े अरशमान को देख रही थी। तुम उसने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अरशमान, तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में कैसे आए? उसने आहिस्तगी से पूछा। खिड़की से, वो मुस्कुराया। तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। तो देख ले, उसने करीब आकर कहा। देखो अरशमान, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहती, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मगर तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? बस ऐसे ही। ये मेहंदी तुमने उस आदल के लिए लगवाई है? उसने उसका हाथ पकड़ के कहा, मगर ऐना बिना कुछ बोले रोते हुए उसे देखती रही। ऐना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अरशमान अहमद की, समझी? वो उसे घूरते हुए बोला, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर अब तो यकीन आ गया ना कि मैं सच्चा था। मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है ना। तुम्हारी शादी की तारीख तय हुई और तुमने मुझे एक बार भी बताना गवारा नहीं किया। क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत, या शायद तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अरशमान, अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर इतनी मोहब्बत है तो फिर चलो मेरे साथ। नहीं अरशमान, मैं अपने बाबा को नाराज़ नहीं कर सकती। या हमारा निकाह हो जाए तो उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ आऊँगा और हम दोनों मिलकर अंकल से माफ़ी मांग लेंगे। वो बाप है यार, माफ़ कर देंगे। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो इन्हें मैं मना लूँगा किसी भी तरह। अरशमान, बात सिर्फ नाराज़गी की नहीं है। मेरे बाबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनकी बहुत बेइज्जती होगी, माशरे में इनका एक नाम है और मैं अपने बाबा का नाम डूबने नहीं दे सकती। तो इसका मतलब है कि तुम आदल से ही शादी करोगी? मुझे माफ़ कर देना अरशमान। तुम जानती हो कि अरशमान अहमद की लाइफ डिक्शनरी में माफ़ी नाम के लफ्ज़ नहीं है। तुमने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी के बहुत से असूल तोड़े हैं, प्लीज़ एक और तोड़ दो। मुझे माफ़ कर देना यार, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो रांची हुई जा रही थी। मगर तुमने तो मेरा साथ देने की कसम खाई थी ना, याद है? हाँ याद है, लेकिन चलना भी तो माँ बाप ने ही सिखाया है। ऐना के जवाब पर वो खामोश हो गया और सर पकड़कर इधर उधर घूमने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने रोते हुए उसके सामने अपने घुटने टेक दिए। प्लीज़ ऐना, प्लीज़ चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। तुम जो चाहोगी तुम्हें वही दूंगा। प्लीज़ एक बार मेरा साथ दे दो ऐना, प्लीज़ एक बार हाँ कर दो। मैं तुम्हारे खाते सबसे लड़ लूँगा, सबको मना लूँगा, प्लीज़। उसने अपने हाथ भी जोड़ दिए। अरशमान, तुम क्या कर रहे हो ये? वो भी बैठकर रोते हुए उसके हाथ पकड़कर बोली, बताओ तुम चलोगी ना मेरे साथ? बहुत देर खामोशी रहने के बाद उसने नफ़ी में अपना सर हिला दिया। है ना, ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मैं मर जाऊँगा यार। वो बेतहाशा रो दिया। मुझे माफ़ करना अरशमान, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। मैं अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकती। अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो दोबारा कभी कोई सिकंदर शाह अपनी बेटी पर यकीन नहीं करेगा। उसने भी आंसुओं के चश्मे बहा दिए। तो मुझे भी बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं आता तुम्हारे बगैर रहना। कोई किसी के बगैर नहीं मरता अरशमान, सिर्फ आदत की बात होती है जो एक दिन छूट ही जाएगी। तुम्हारी कैटेगरी में आदत होगी, मगर मैंने सच्ची मोहब्बत की है और मैं सच में नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं, प्लीज़। ज़िंदगी में पहली बार अरशमान अहमद ने किसी के सामने घुटने टेके हैं। ऐना, इनकार मत करो, सिर्फ एक बार हाँ कह कर तो देखो। मैंने कहा ना, मैं सबको मना लूँगा, बस तुम हाँ कर दो प्लीज़, एक बार हाँ कर दो, सिर्फ एक बार प्लीज़। उसने उसके हाथ पकड़कर अपने माथे के साथ लगाकर मिन्नत की। आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हारे बगैर रह सकता
होता तो कभी तुम्हारे सामने ये भीख ना मांगता। मुझे माफ़ कर देना। देखो अगर तुम अब भी इनकार करोगी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा। तुम मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। अगर ले भी गए तो मैं अपने बाबा की इजाज़त के बगैर कभी निकाह नहीं करूँगी। ऐना प्लीज़ यार, ज़िंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांगा है मैंने, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं हंस कर दे दूँगी, मगर मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, उसने संजीदगी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। ऐना चुप खड़ी उसे देखती रही। मैं तुमसे अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ ऐना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि आज के बाद दोबारा कभी नहीं पूछूंगा, हाँ या ना। अर्शमान तुम बस बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना। नहीं, ओके फाइन, तुमने जो मेरे साथ करना था तुमने किया। अगर जिंदा रहा तो सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हारे धोखे को हमेशा याद रखूँगा, और अगर मर गया तो मेरी कातिल तुम होगी, याद रखना। उसने बस इतना कहा और फिर खिड़की के ज़रिए वापस चला गया। ऐना खामोशी से नीम आंखों से उसे जाता देख रही थी। अर्शमान के जाने के बाद उसने खिड़की बंद की और चीख कर रोई। आज उसने खुद अपने ही हाथों से हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत का गला दबा दिया था। वो भी उसे बताना चाहती थी कि वो भी उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे समझाना चाहती थी कि वो कितना अहम है उसके ज़िंदा रहने के लिए। उसे दिखाना चाहती थी कि उसके बगैर उसकी हालत नज़ाक में पड़े बीमार जैसी हो जाती है। उसे अपनी सांस आखिरी टूटती सांसों की आवाज़ सुनाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो उसे पाना चाहती है, कि वो भी सिर्फ उसी को चाहती है, मगर वो इसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। कभी कभी हम इंसान इतने बेबस हो जाते हैं कि हमें खुद अपनी हाथों से अपनी खुशियाँ और चाहतों का गला घोंटना पड़ता है। आज उसकी शादी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वो खुद को दुल्हन के रूप में देख रही थी। महरून और गोल्डन कलर के लहंगे में आज वो बिल्कुल चांद की मान महसूस हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी और आंखों में रोने की वजह से काफ़ी सूज चुकी थी। वो मुसलसल इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे तो अर्शमान की दुल्हन बनना था। उसने तो हमेशा उसी के साथ जीने के खूब ख्वाब देखे थे, मगर ज़िंदगी भी इंसान के कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ना, कि एक जीता जागता हंसता खेलता इंसान अंदर से मर जाता है, मगर सामने वाले को कभी महसूस भी नहीं होने देता कि उसके अंदर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। ऐना, मेरा बच्चा काजी साहब निकाह पढ़वाने के लिए ज़्यादा चाह रहे हैं। सिकंदर शाह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी, वो बमुश्किल बोली। जी काजी साहब अंदर आ जाएं। सिकंदर शाह ने इन्हें आवाज़ दी। सारा का निकाह पढ़वाने के बाद काजी साहब, सिकंदर शाह और चंद गवाह ऐना की जानिब मुतवज्जो हुए। नूरुल ऐन सिकंदर वल्द सिकंदर शाह, आपका निकाह आदिल नवाज वल्द नवाज चौधरी हक महर 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने उससे पूछा। मेरी चुड़ैल, हाँ हाँ, मेंढक कहेगा। उसके जहन में मुसलसल अर्शमान और अपनी बातें घूम रही थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? प्रपोजल, और वो भी इस चुड़ैल को? इतने बुरे दिन भी नहीं आए अभी। अर्शमान अहमद, ये बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने तीसरी बात पर पूछा, लेकिन ऐना ने कोई जवाब ना दिया। सब सवालिया नज़रों से सिकंदर शाह और महरीन की तरफ देख रहे थे। ऐना, सिकंदर शाह ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे पुकारा। जी 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 बाबा। वो अचानक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मेरा बच्चा, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। जी जी कबूल है, वो टकते हुए बोली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है जी। चांदा आंसू उसके रुखसार पर बह निकले। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाया और फिर सिकंदर शाह उसे प्यार देते हुए काजी साहब के साथ कमरे से बाहर चले गए। सबके जाते ही उसने सारा को गले लगाया और खूब रोई। निमरा ने भी उसकी कमर को सहलाकर उसे हौसला देने की कोशिश की। मैंने आज उसे हमेशा के लिए खो दिया। वो कहता था वो मर जाएगा मेरे बगैर, मैं भी मर जाऊंगी आप ही। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर, मुझे भी नहीं जीना आता उसके बिना। मैं कैसे किसी और की हो गई हूँ अब, और वो भी किसी और का हो जाएगा। वो फिर से हिचकियाँ लेकर रोई थी। सारा और निमरा भी उसे देखकर अपने आंसू को कंट्रोल ना कर सकी और बमुश्किल उसे संभाला। निकाह होने के बाद कुछ देर बाद निमरा और महरीन ने उसे पकड़कर स्टेज पर बिठाया। आदिल बहुत प्यार से उसे देख रहा था, मगर वो तो जैसे जबेजान रूह बन गई हो। शादी की सारी रस्मात होने के बाद अब रुखसती का वक्त था। सिकंदर शाह कुरान के साए में उसे रुखसत करने के लिए हाल के दरवाजे तक आए। बाबा, आपने अपनी मनमानी की, आपको मेरे साथ जो करना था आप कर चुके। मैंने भी आपकी रजा के सामने सर झुका दिया और एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया, मगर याद रखिएगा
آج اس گھر سے سرخ جوڑے میں آپ کی بیٹی کی ڈولی نہیں بلکہ جنازہ جا رہا ہے۔ آج کے بعد آپ کی بیٹی آپ کے لیے مر چکی ہے۔ نورالعین دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ اللہ حافظ۔ اس نے جاتے ہوئے دھیرے سے سکندر شاہ کی جانب دیکھ کر کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی رخصتی ہو چکی تھی مگر سکندر شاہ اب بھی ویسا ساخت کھڑے تھے۔ کیا، کب، کہاں، کس ہسپتال میں؟ احمد ملک نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے بھی حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً فون بند کیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ چلو جلدی چلو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ وہ بولتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، کہیں ارشمان کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ پلیز بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں، یہ تو وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ عالیہ بیگم پورے راستے میں ارشمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ میں احمد ملک ہوں، ارشمان کا والد۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کے پاس آ کر بولے۔ وہ وہاں اس طرف۔ شکریہ۔ احمد ملک اور عالیہ بیگم بھاگ کر دائیں جانب بڑھی تو وہاں پر حمزہ کھڑا تھا۔ کہاں ہے ارشمان؟ احمد نے اس سے سوال کیا۔ انکل وہ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ جلدی بولیں۔ عالیہ بیگم چیخی۔ آنٹی، ارشمان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حمزہ کی بات سن کر عالیہ بیگم زور سے رو دی اور احمد سر بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ آنٹی، مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں اسے فوراً ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ ابھی آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے احمد۔ کیا ضرورت تھی اسے مارنے کی اور پھر اسے گھر سے بھی نکال دینے دیا آپ نے؟ دیکھ لیا نتیجہ؟ وہ غصے سے احمد ملک سے مخاطب تھی۔ نہیں آنٹی، انکل کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ وہ تو کیا آنٹی، آج اینا کی شادی تھی۔ ارشمان کل اسے منانے کے لیے گیا تھا مگر اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ خودکشی کی حرکت کی۔ کیا؟ احمد ملک نے افسردگی سے کہا۔ جی انکل۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے ہی احمد ملک نے سوال کیا۔ الحمدللہ وہ خطرے سے باہر ہے مگر یہ مجھے پولیس کیس لگتا ہے۔ شکریہ۔ عالیہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں ڈاکٹر، یہ ہمارے گھر کا پرسنل معاملہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے احمد ملک صاحب، ہم انہیں تھوڑی دیر میں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے بیٹے کا صدقہ اترواتی ہوں، عالیہ بیگم نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا اور وہ تینوں وہاں اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ بیٹا کیسے ہو؟ احمد ملک نے اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حمزہ، آئینہ کا نکاح ہو گیا نا؟ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا مگر حمزہ سر جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ دفع کرو تم اس بے قدر لڑکی کو۔ عالیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حمزہ، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے؟ بیٹا جانے دو، اس کو بھول جاؤ۔ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حمزہ، ہاں۔ حمزہ نے مایوسی سے جواب دیا۔ کیوں بچایا پھر آپ سب نے مجھے؟ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا پاگل مت بنو، یہ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، اسے ایسے ہی کسی کے پیچھے ضائع نہیں کرتے۔ عالیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ نہیں چاہیے مجھے وہ زندگی جس میں وہ نہیں۔ بیٹا حوصلہ رکھو، مت بنو۔ احمد ملک پیار سے بولے۔ ڈیڈ، آپ جس سے کہیں گے میں معافی مانگ لوں گا مگر پلیز اینا کو واپس لا دینا کہیں سے۔ اس نے آہیں بھرنا شروع کر دی۔ عالیہ بیگم نے بھی اس کی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا، پھر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوما۔ آج احمد ملک کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے تھے۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر انسان کو صبر آنے میں وقت لگتا ہے۔ آج اس نے اپنے سمیت سب کو رلا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ عادل سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا مگر سامنے ساری سیج بکھری ہوئی تھی اور اینا اپنا ڈریس چینج کر کے سو چکی تھی۔ اس نے مایوسی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے اپنے کپڑے تبدیل کر کے صوفے پر سو گیا۔ کافی دیر کے بعد اینا نے آنکھیں کھولی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہو گئی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ نہ جانے تم کیسے ہو گئے ارشمان، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے خود سے کہا، پھر کمرے میں آ کر اپنا موبائل اٹھایا تو اس پر نمرا کے کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے جب میسیج اوپن کیے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کھٹ کی آواز سے عادل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حیرانگی سے اینا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟
कुछ नहीं, उसने अपना ज़ब्त को काबू में रखते हुए कहा। ठीक है, अच्छा जब मैं कमरे में आया तो तुम सो चुकी थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। आदिल, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ देर रेस्ट करना है, प्लीज़ तुम सो जाओ। वो जल्दी से पीछे हटी और बेड पर लेट गई। आदिल ने भी अपना मुंह लटकाया और सोफे पर जाकर सो गया। ऐना के जहन में बार बार अजीब से वसवसे आ रहे थे कि अगर शमान को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। ना जाने कितनी देर वो आंसुओं से अपना तकिया भिगोती रही। अगली सुबह उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसके वालिदैन उसे घर ले आए। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। बेटा तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आती हूँ। आलिया बेगम ने उसे नरमी से कहा और दरवाज़ा बंद करके चली गई। अरशमान, मेरे दोस्त, तू तो बहुत बहादुर है यार, हौसला रख। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहादुर लोग भी कभी कभी हार जाया करते हैं। या तेरी बात ठीक है, मगर है ना, कोई दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं थी, मेरे लिए आखिरी ही थी। मैं समझ सकता हूँ यार, तू नहीं समझ सकता। इनफैक्ट कोई भी नहीं समझ सकता। जिस इंसान पर गुजरती है ना, सिर्फ वही समझता है। वो तंजिया बोला, मुस्कुराया। यार देख, अंकल आंटी भी तो तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितने लाड उठाते हैं तेरे। क्या इन सब के प्यार की तेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है? अहमियत, मगर ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, फिर चाहे हम कितनी ही लाडले क्यों ना हो। फिर से आंसुओं ने इसकी पलकों को भिगो दिया। जानता हूँ ज़िंदगी तो सबके इम्तिहान लेती है मेरे दोस्त, बस लाडलों को ज़िंदगी का थप्पड़ ज़रा ज़ोर से लगता है। देख यार, अब तुझे इसके बगैर रहना सीखना है, तुझे खुद को संभालना होगा। ये बात समझानी होगी कि ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, हर हाल में जीना पड़ता है। वो जिसने तेरे मुखलिस जज्बात उठाकर तेरे मुंह पर मार दिए, तूने उसके लिए आंसू बहा रहा है और उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और उसके पीछे अपने माँ बाप को तकलीफ़ दे रहा है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अब उसके नाम से भी नफ़रत करना चाहता हूँ। उसकी सारी सोचों को, उसके सारे ख्वाबों को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहता हूँ, मगर मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। हमजा, हिम्मत कर, सब हो जाएगा। यार तू तो जो कहता है वो करके भी दिखाता है, तो फिर डट जा ना, कि तू उसको भूल कर दिखाएगा। ऐसा वक्त लेकर आएगा कि वो खुद तेरे लिए तरसे। वो बाहम्मत अरशमान मर चुका है अब मेरे अंदर, तो फिर उसको दोबारा से ज़िंदा कर और फिर उस अरशमान को मार दे जो ऐना पर मरता था, और उसको ज़िंदा कर जो हर काम कर सकता है। तू और उसको ज़िंदा कर जो हर काम कर सकता है। तू हिम्मत तो कर, देखना इंशाल्लाह एक रोज़ तू उसे ज़रूर भूल जाएगा, इंशाल्लाह। कैसी हो निम्रा? मैं ठीक हूँ। और वो कैसा है? वो कौन? अरशमान। अब उसे भूल जाओ, तो हमने खुद अपनी मर्ज़ी से ये राहें चुनी है, तो अब जब आदिल से निकाह कर ही लिया है तो फिर अरशमान का जिक्र भी दोबारा अपनी ज़बान पर मत लाना। वैसे भी अब वो तुम्हारा नहीं हो सकता, जानती हो, मगर वो ठीक तो है ना, बस इतना बता दो। हाँ ठीक है, वो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो घर चला गया है। हमजा भी उसके साथ है। वो बता रहा था कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, मगर तुम्हें इससे क्या, तुमने तो अपनी मनमानी करनी थी, कर ली। अब दोबारा उसके बारे में मत पूछना मुझसे, ठीक है? नहीं पूछूंगी, खुदा हाफिज़। उसने फ़ौरन फ़ोन काम से हटाया और अपने आंसू साफ करती हुई फिर किचन में चली गई, जहाँ महरीन खड़ी थी। अरे तुम अभी से किचन में क्यों आ गई? तुम्हें अभी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नई नवेली दुल्हन हो, जाकर आराम करो। महरीन ने प्यार से कहा। आपसे किसने कहा पप्पू कि मैं यहाँ किचन में काम करने आई हूँ? मैं तो पानी पीने आई थी, और भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैं अब कोई घर का काम करूँगी, समझ गई आप? वो बदतमीज़ी से बोली। ये तो मम्मी से किस अंदाज में बात कर रही हो ऐना? आदिल ने इसकी बात सुन ली थी, इसी अंदाज में जिस अंदाज से मुझे करनी चाहिए। और आप दोनों एक बात कान खोल कर सुन लें, अगर मैं इस घर में रहूँगी तो अपनी मर्ज़ी से रहूँगी, वो वरना बेशक मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो धड़ल्ले से बोली। हाय कैसी बातें कर रही हो तुम ऐना बेटा, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। ओ प्लीज़ पप्पू, मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद है आप दोनों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने पानी से भरा गिलास उठाया और तेज़ी से कदम दौड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई थी।
पासपोर्ट? आलिया बेगम ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हैरानगी से पूछा। जी मॉम, मगर किस चीज़ का पासपोर्ट? कहाँ जा रहे हो तुम? आलिया, ये अमेरिका जा रहा है, वहाँ पर जिस नए बिजनेस में का मैंने आगाज़ किया था उसे संभालने का, अहमद मलिक ने कहा। मगर आप जानते हैं कि अभी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अभी ये सदमे से बाहर नहीं आया और आप उसे बिज़नेस का काम दे रहे हैं, और वो भी अमेरिका वाले बिज़नेस का। मॉम, मैं ठीक हूँ, मैंने खुद ही डैड से कहा है कि मुझे अमेरिका वाला बिज़नेस संभालना है, मैं जल्द इसको भूलना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है मगर बेटा, आलिया जो वो करता है उसे करने दो, मुझे अपने बेटे पर यकीन है, ये बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा इंशाल्लाह। अहमद मलिक ने इसकी हौसला अफजाई की। चले ठीक है, अब आप बाप बेटे ने फैसला कर लिया है तो मेरी कौन सुनेगा? हाँ, अहमद मलिक ज़ोर से हंस दिए। कब तक बन रहा है तुम्हारा पासपोर्ट? मॉम, कल मिल जाएगा। इतनी जल्दी कैसे? डबल पैसे पे कर रहा हूँ मैं आलिया। लेकिन डबल क्यों? क्योंकि आपके सब ज़्यादा जल्दी जाना चाहते हैं इसलिए। और मेरा बेटा जल्दी क्यों जाना चाहता है? आपको पता तो है मॉम के उसको भूलना चाहता हूँ, उसकी हर एक याद से दूर जाना चाहता हूँ। कुछ अर्से तक वहाँ रहूँगा, अमेरिका के माहौल में एडजस्ट हो जाऊँगा तो ये सब चीज़ें भूल जाएंगी मुझे, यहाँ की यादें तकलीफ़ नहीं देंगी, और जब पूरी तरह अप हो जाऊंगा तो फिर पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। आज जब वो कमरे पे आया तो ऐना बेड पर बैठी कानों में हेड फ्री लगाकर गाने सुन रही थी और चंद आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने करीब आकर हेड फ्री खींचकर उसके कान से निकाली। ओहो, वो ज़ोर से चिल्लाई, क्या सुन रही हो? आदिल ने उससे सवाल किया। सॉन्ग सुन रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो अकड़ कर उसके सामने खड़ी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम ये बदतमीजी क्यों कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम उस अरशमान को पसंद करती हो ना, और इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ ताकि तुम वापस जाकर उससे शादी कर सको। सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम कैसे जानते हो उसे? तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरी बीवी ये सब क्यों कर रही है? क्यों शादी की पहली रात ही वो रो रही थी, और क्यों वो अपने कपड़े चेंज करके आराम व सुकून से सो गई? चलो अच्छी बात है, अगर पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी बात सुनकर आदिल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसने नफरत वाली निगाहों से आदिल की जानिब देखा और फिर वापस उसके मुंह पर भी एकदम एक चटाख से थप्पड़ रसीद किया। तुम क्या समझते हो कि नूरुल लावारिस है? मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ आदिल जो अपने शौहर की मार चुपचाप सहती हैं। इसलिए अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर हाथ में रख पकड़ा दूंगी, समझे? तो वो चीख कर बोली और फिर जोर से दरवाज़ा बंद करती हुई कमरे से बाहर चली गई। क्या तुमने वापस आदिल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया? निमरा ने चौंक कर पूछा। हाँ तो और क्या, घटिया इंसान। अरे वाह है ना, तुमने तो कमाल कर दिया, वो लायक ही इसी के है। वैसे एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो। अगर आदिल की जगह अरशमान होता तो क्या तुम उसको भी वैसे वापस थप्पड़ मारती? पहली बात, अगर आदिल की जगह वो होता तो मैं उससे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करती, और अगर कर भी लेती तो उसे मेरी बदतमीज़ी बर्दाश्त करने की आदत है। और दूसरी बात, अगर उसे गुस्सा आ भी जाता तो वो मुझ पर हाथ कभी ना ही उठाता, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर फ़र्ज़ करो वो हाथ उठा भी लेता तो तुम चुपचाप सह लेती, लेकिन आदिल की मार कभी ना ही सह सकती मैं। गुड। अच्छा, अब जल्दी से खाने के लिए कुछ लेकर आओ, पेट में चूहे नाच रहे हैं। हाँ, ओके। आज उसकी फ़्लाइट थी। अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो हमजा से मिला और फिर जहाज़ में बैठ गया। कुछ ही देर बाद फ़्लाइट परवाज़ कर गई। वो जाते हुए उनके दुख, गम, यादें और तकलीफ़ें साथ लेकर जा रहा था, और इसने ये अज़म किया था कि जब वो वापस आएगा तो पहले वाला अरशमान बनकर लौटेगा। इधर दूसरी तरफ ऐना और आदिल के झगड़े मज़ीद बढ़ते ही जा रहे थे, और उसने ज़बरदस्ती ऐना के करीब आना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक उसने आदिल को दिल से कबूल नहीं किया था। अरशमान के अमेरिका जाने का सुनकर वो काफ़ी अफसुदा थी। वो नहीं जानती थी कि वो कभी ज़िंदगी में उससे मिल भी पाएगी या नहीं। किस्मत न जाने इन्हें अब किस मोड़ की तरफ ले जा रही थी। अरशमान उसे भूलने के अज़म से अमेरिका जा चुका था, और वो मुसलसल उसकी यादों में परेशान रहती थी। न जाने क्यों वो अपने शौहर के होते हुए भी मुसलसल उसी को सोचती रहती थी। बाज़ दफ़ा हम किस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं मगर वो हमें नहीं मिलती, और किसी तीसरे को बिन मांगे ही मिता कर दी जाती है। मकसद हमें तकलीफ़ देना नहीं होता, बस हम अपने रब की मुसलतों से बेखबर इश्कों के अखबार लेकर बैठ जाते हैं। कई बार हम समझ रहे होते हैं कि
हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मगर दरअसल वहीं से हमारी असल ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ से नीचे उतरते ही उसने सामने खड़े अपने वालिदैन की जानिब देखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अहमद मलिक ने उससे गले लगाया। फिट और मेरी प्यारी मॉम कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक मेरे लाल। आलिया बेगम ने उसका माथा चूमते हुए उसे प्यार किया। बिल्कुल नहीं बदला ना ये अहमद, आज भी सेम वैसे ही लग रहा है जैसे यहाँ से जाते वक्त था। उन्होंने साबत में सर हिलाया। नहीं मॉम, अब बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बहुत बदल चुका है आपका बेटा। अच्छा जी, मगर मुझे तो वैसे ही लग रहे हो, आलिया ने हंसकर कहा। नहीं, जाते वक्त मैं बिल्कुल टूट चुका था, मगर अब बहुत ही मजबूत इंसान हूँ। जो अर्शमार यहाँ से गया था वो बहुत जज्बाती था, रो रहा था और जवाब है वो हर फैसला सोच समझ कर करता है, और दर्द चाहे कितना ही क्यों ना मिल जाए मगर रोता नहीं है। एक चीज़ मैंने सीख लिया है, इस ज़िंदगी से मौम के इंसान की के बगैर नहीं मरता। हाँ, मगर इसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है, फिर चाहे वो चाहत हो, मान हो, भरोसा हो या फिर हसीन ख्वाब। उसकी सांसें ज़रूर चलती हैं। अब मैं ये जान चुका हूँ कि ज़िंदगी मिलने और बिछड़ने का नाम उसकी सांस ज़रूर चलती है। अब मैं ये जान चुका हूँ कि ज़िंदगी मिलने और बिछड़ने का नाम है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हमें अच्छा ही मिले, और हर चाहत का मिलना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें ये सिखाने भी आते हैं कि दोबारा कभी इन जैसे लोगों पर भरोसा मत करना। अब मैं ज़िंदगी का असल मतलब जान चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा बेटा। अहमद मलिक ने उसकी कमर पर थपकी दी। हाँ, और अब जब दोबारा अमेरिका जाओगे और तुम्हारी दुल्हन भी साथ ही भेजूंगी मैं। ओ मॉम प्लीज़ यार, वो हंसकर बोला। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। अहमद मलिक ने शाइस्तगी से कहा। जी, आज वो पूरे 2 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान वापस आया था। अब वो बिल्कुल बदल चुका था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर लौटा था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अमेरिका जाकर अपने बिजनेस पर फुल फोकस किया और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। अब वो तकरीबन 25 साल का हो चुका था। बहुत कम उम्र में ही उसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। उसकी ज़िंदगी में अब उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त हमजा के अलावा किसी की जगह नहीं थी। मामा जी मेरी जान, वो प्यार से बोली। मामा, वो उसने टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर टोकरी में चंद फ्रूट पड़े थे। वो क्या? वो फ्लू। दोबारा से बोलो मामा। वो जोर से बोला। वो फ्लो। उसने दोबारा इशारा किया। हाँ हाँ बेटा, वो फ्लो नहीं फ्रूट होते हैं, उसने उसके गाल पर भूसा देते हुए कहा, और फिर उठकर चंद फ्रूट उसके हाथ में पकड़ा दिए। अहद नूरुल्लैन का बेटा था जो तकरीबन 1 साल और चंद माह का था। उसे अभी सही से लफ्ज़ अदा करने नहीं आते थे। अगरचे वो आदिल को दिल से पसंद नहीं करती थी, मगर अपने बेटे में उसकी जान बसती थी। नूरुल्लैन के हक़ में किए गए गलत फैसले की वजह से सिकंदर शाह परेशान रहने लगे थे, और इसकी शादी के तकरीबन 3 माह बाद ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस जहां फानी से रुखसत हो गए। बाप के मरने के बाद सारा भी अपने शौहर के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई और वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आई। सिकंदर शाह ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद नूरुल्लैन के नाम कर दी थी। उसके बाप की जायदाद का सारा पैसा नूरुल्लैन के बैंक अकाउंट में पड़ा था, जिसे निकलवाने के लिए आदिल हर वक्त साजिश करता रहता था, मगर ऐना इसकी किसी भी बात में आने को तैयार नहीं थी। वो इसकी हर बात को अब सिर्फ इसके पैसे की वजह से बर्दाश्त करता था। वो भी बस अपने बेटे अहद की वजह से उसके साथ गुजारा कर रही थी। आदिल ने उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की, मगर वो उसके लालचीपन से बखूबी वाकिफ थी। वो जानती थी कि अब आदिल उस पर क्यों इतनी जान निछावर करता है। ऐना अपने बाप के पैसों से बिजनेस करना चाहती थी, मगर आदिल की वजह से वो बैंक से रकम निकलवाने से डरती थी, और उससे बिजनेस में कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप के पैसे ऐसे ही फजूल में डुबो दे। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, मगर इस गुजरते वक्त के साथ वो किसी भी सूरत आदिल को दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। कहते हैं कि औरत को अगर नए मर्द से इज़्ज़त मिले तो वो अपनी जान से प्यारी मोहब्बत को भी भूल जाती है, मगर वो कहती है कि औरत की ज़ात की कोई फ़लसफ़ी नहीं। अगर बसना चाहे तो झोंपड़ी में भी खुश रहती है, और अगर ना बसना चाहे तो महलों को भी लात मार देती है। कभी ये सादगी का मजाक उड़ाती हुई नज़र आती है, और कभी ज़र्फ़ की कदरदानी की हद कर देती है।
औरत के अंदर हर मर्द के साथ सोने की ख्वाहिश नहीं जागती, और जिसके साथ सोने की तलब जाके फिर किसी और का साया भी वो वजूद के आसपास बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी में अगर अनचाहा इंसान ज़िंदगी और वजूद पर आकर काबिज हो जाए तो वह ज़िंदा लाश बन जाती है। और फिर किसी के लिए इससे बड़ा झूठ और क्या होगा कि जब वो अपनी आंखें बंद करें तो उसे किसी और का चेहरा नज़र आए, और जब आंखें खोले तो सामने कोई और मौजूद हो। वो जानती थी कि वो दोबारा अर्शमान को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, मगर फिर भी उसे एक आस थी कि वो ज़िंदा है और शायद कहीं ना कहीं वो आज भी अर्शमान के दिल में मौजूद है। सरप्राइज! वो अपने दोनों बाजू बिछाकर हमजा के सामने खड़ा होकर बोला, अबे साले तू कब आया? उसने भागकर उसे गले से लगाया। आज सुबह ही आया हूँ, सोचा सबसे पहले तुझसे मिल लूँ। यार तू मुझे कम से कम एक कॉल तो कर देता, मैं तुझे एयरपोर्ट से पिक करने आ जाता। नहीं, मैंने सोचा तू अपने काम में बिजी होगा इसलिए। कैसा काम यार, दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या भला? ये तो है। उसने अपना बाजू उसकी गर्दन में डाला। चल अच्छा चल आजा, घर चलते हैं, तुझे अम्मा के हाथ की अच्छी सी चाय पिलाता हूँ, चल। वो दोनों बातें करते हुए पैदल घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक हमजा का फ़ोन बजा। उठा ले, किसकी कॉल है? उसने मुस्कुराकर कहा, निम्रा की। लेकिन तू छोड़ यार, आज सारा वक्त तेरे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉल रिसीव कर, चल शाबाश। लेकिन यार उससे तो रोज़ बात होती है, और तू इतने अर्से के बाद अमेरिका से वापस आया है तो आज तेरे साथ रहूँगा। वो सब ठीक है, मगर मैं अपनी होने वाली भाभी को नाराज़ नहीं करना चाहता। वो शरारती अंदाज से बोला, हाँ 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 हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? अपनी जान के साथ। वो अर्शमान को आँख मारते हुए बोला, क्या मतलब कौन सी जान? उसने चौंक कर पूछा, है एक जान, बताओ मुझे कौन है वो? बस है ना एक, सीधी तरीके से बताओ कौन है, और तुम कहाँ हो? बल्कि मैं खुद आती हूँ वहाँ। अरे नहीं नहीं, मैं अर्शमान के साथ हूँ और हम घर की तरफ जा रहे हैं। अर्शमान? वो हैरानगी से बोली, हाँ आज ही अमेरिका से वापस आया है। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ किस माँ के साथ हो तुम? हाँ हाँ, माँ का लफ्ज़ सुनकर अर्शमान ज़ोर से हंसा। साले वो मुझे अब गुस्से में कुछ भी कह देती है। जब से मेरी उससे मंगनी हुई है तब से उसने मुझ पर रोब जमाना शुरू कर दिया है। वो फ़ोन साइड पर करके अर्शमान से मुखातिब हुआ, हाँ हाँ ठीक है, कर बात यार। हाँ तो निब्रा यार, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। ये अभी हंसने की आवाज़ किसकी थी? अर्शमान की ही थी यार, बताया तो है इसके साथ हूँ। अनबिलीवेबल यार, सच कह रहा हूँ। अच्छा लो, तुम खुद अर्शमान से बात कर लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। ओके करवाओ। उसने फ़ोन अर्शमान के हाथ में थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसका मतलब हमजा सच कह रहा था, तुम वाकई वापस आ गए हो? हाँ भाई, हमेशा के लिए थोड़ी ना गया था। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी होने वाली भाभी कैसी है? हाँ हाँ ठीक हूँ, और सब ठीक है। अच्छा, वापस कब जाना है अमेरिका? आज ही तो वापस आया हुआ, देखो फिर कब जाना हूँ। मेरा तो मशवरा है कि आप वापस ना जाना कभी भी। क्यों? क्योंकि कोई बहुत उदास हो गया था तुम्हारे जाने से। कौन? आपकी ऐना। उसने हंस कर कहा। ऐना का नाम सुनकर वो खामोश हो गया और गुस्से से मोबाइल हमजा को पकड़ा दिया। क्या हुआ? तू बात कर ले और उसे अपनी ज़बान में समझा देना कि दोबारा गलती से भी मेरे सामने अपनी उस दोस्त का नाम ना ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गबज़नाक होकर कहा, ओके भाई रिलैक्स। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था, निम्रा मैं बाद में बात करूँगा तुमसे, ओके बाय। उसने फ़ोन कॉल काट दी। क्या हुआ है मेरे दोस्त? दफ़ा करो उस बात को, मुझे उस नाम से भी नफ़रत है हमजा। ठीक है, मैं समझा दूँगा निम्रा को, बिल्कुल अब रिलैक्स हो जा। रिलैक्स ही हूँ यार मैं। अच्छा चल आजा, घर आ गया है। अम्मा देखो कौन आया है। हमजा ने घर में कदम रखती ही माँ को आवाज़ दी। अरे माशाल्लाह, कैसे हो बेटा? नौरीन बेगम ने उसके सर पर प्यार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? हाँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सैमा बेटा, भाई आए हैं, जल्दी से अच्छी सी कड़क चाय बना कर ले आओ। नौरीन बेगम ने उसकी छोटी बहन को आवाज़ दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो पास आकर बोली, वालेकुम अस्सलाम। उसने शाइस्तगी से जवाब दिया। फिर वो दोनों चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सैमा ने ट्रे में चाय के कप और चंद बिस्किट लाकर इनके सामने रख दिए। आंटी, आप हमजा की शादी कब कर रही हैं? वो नौरीन बेगम से मुखातिब था। बस बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं तो चाहती हूँ कि नायमा की शादी
साइमा की शादी भी साथ ही कर दूँ, उसकी भी उम्र गुजरती जा रही है, फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। बस जहेज़ की वजह से काफ़ी परेशान हैं हम। क्यों, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं यार, बस तुझे पता तो है रिश्ते वाले आजकल जहेज़ ही देखते हैं। उन्होंने जहेज़ की इतनी डिमांड कर दी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब मैं तो वहाँ इनकार करने का सोच रहा हूँ, मगर अम्मा ही नहीं मान रही। हमजा ने अफसुदगी से कहा, क्यों आंटी, जिनकी आज इतनी डिमांड है वो कल को क्या करेंगे नैमा आपी के साथ? उसने भी अपनी तजवीज़ पेश की। तुम्हारी बात ठीक है अर्शमान बेटा, लेकिन तुम जानते हो कि साइमा की काफ़ी उम्र हो गई है, और वो लड़का भी कवारा है, फिर घर भी अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हाथ से जाए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले या ना मिले। आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन वो लालची लोग हैं बेटा। आजकल पैसे का लालच किसको नहीं होता, हर बंदा अमीर होना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमजा ठीक कह रहा है, आपको उस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए, अगर आगे आपकी मर्ज़ी। अर्शमान बेटा, तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जी आंटी, ज़रूर पूछे, मैं क्यों बुरा मानूंगा आपकी बात का? अगर मैं उस रिश्ते से इनकार कर दूं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नौरीन अली की बात पर वो शिद्दत रहकर हैरानगी से हमजा को की जानिब घूमने लगा। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमजा ने संजीदगी से कहा, बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया। नौरीन बेगम हमजा की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आंटी, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो नैमा आपी की शादी के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। आप जहेज़ की फिक्र मत करें, जहेज़ की रकम मैं दे दूँगा, आप बस मेरे दोस्त की शादी की तैयारियां शुरू करें। उसने बात को घुमाते हुए कहा, लेकिन बेटा, आंटी, अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। और नौरीन अली की गुफ्तगू काटते हुए ज़्यादा चाहिए और चला गया। अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? क्या ज़रूरत थी अर्शमान से ये सब कहने की? आप जानती हैं ना कि साइमा आपी और अर्शमान की उम्र में कितना फ़र्क है, वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में? अर्शमान की जाती उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ कि उम्र में फ़र्क है, लेकिन अगर अर्शमान इस घर का दामाद बन जाए तो सोचो कि हमारी तो किस्मत बदल जाएगी, और तुम्हारी बहन ना साइमा सारी ज़िंदगी तुम्हें दुआएं देगी। तुम एक बार उसको मना कर तो देखो, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात की लाज ज़रूर रखेगा। अम्मी, ये देखें, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं, उसने आज तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मुझे पैसों की ज़रूरत हुई, उसने मेरे मुंह से बोलने से पहले ही हमेशा हमारी मदद की है। और आप क्या चाहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? आप जानती हैं कि उसके और हमारे स्टेटस में कितना फ़र्क है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स उसके लिए आप ही जैसी सादा लड़की का इंतखाब कभी नहीं करेंगे। आप नूरुलैन को जानती हैं, वो उस जैसी किसी स्टाइलिश लड़की से ही शादी करेगा। उसने गुस्से से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे जाने दो, तुम बहन के बारे में ना सोचना, बस अपने दोस्त का ही सोचना। जी अम्मी, क्योंकि मैं आपकी तरह सिर्फ खूनी रिश्तों का नहीं बल्कि अपने दिल से जुड़े रिश्तों का भी यह सोचता हूँ। और उसने तो फिर भी कह दिया कि वो आप ही के जहेज़ की तैयारी कर देगा, मगर आप फिर भी अपने बारे में ही सोच रही हैं। अफसोस है अम्मी। वो चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला गया। अर्शमान आलिया बेगम के कमरे में दाखिल होते ही उसकी तरफ देखा। वो बेड पर टेक लगाकर मोबाइल चलाने में मसरूफ़ था। जी मॉम, हर वक्त मोबाइल, आप किससे बात कर रहे हो? ओहो मॉम, किसी से भी नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो पढ़ रहा था। उसने मोबाइल टेबल साइड पर रखते हुए कहा, अच्छा सुनो बेटा, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। वो उसके पास बैठते हुए बोली, चीज़ दिखाएं? ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, देखो तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। उन्होंने चंद तस्वीरें उसकी जानिब बढ़ाई। उफ मॉम, प्लीज़ यार, अभी मैं कल ही अमेरिका से वापस आया हूँ, आपने मुझे ये तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी है। अर्शमान, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारे पाकिस्तान जाने से पहले ही मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, मगर अब तुम पूरे 2 साल बाद वापस आए हो और अभी तक तुम्हारी मंगनी भी नहीं हुई। बस अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती भाई, मुझे अब अपने पोते पोतियाँ देखने हैं। मॉम, मुझे कोई शादी नहीं करनी है प्लीज़, उसने चिढ़कर कहा। शादी तो मैं तुम्हारी अब करवा कर ही रहूँगी, तो क्या आप ज़बरदस्ती करेगी मेरे साथ? बेटा, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मैं तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, आखिर तुम्हारी माँ हूँ मैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मेरी बात का मान ज़रूर रखेगा। अब यार, आपने मुझे
इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। हाँ यही समझ लो। वो मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही शौक है तो कर दे मेरी शादी, जहाँ आपका दिल चाहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें एक बार लड़की देखनी तो चाहिए। अच्छा देखो, मुझे इन सब लड़कियों में से ये लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लगी है। तुम देखकर बताओ तुम्हें कैसी लगी। वो एक लड़की की तस्वीर निकाल कर उसे दिखाने लगी। मॉम प्लीज़ यार, मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर, आपको अच्छी लग रही है तो आप हाँ कर दें, आई डोंट केयर। उसने तस्वीर बिना देखी साइड पर रख दी। बेटा मगर एक बार देख तो लो कि वो लड़की आखिर है कैसी। तुमने आखिर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ। जब पसंद का शख्स ही ना मिले तो फिर कुछ भी मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है मॉम। उसने गमज़िदा होकर कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। मगर आलिया बेगम इसकी बात सुनकर लाजवाब हो गई। काश मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मगर मेरे बस में होता तो मैं उसे कब का तुम्हारा बना देती, मगर उसे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर ना जाने देती और कभी तुम्हारी आँख में कोई आंसू ना आने देती। मगर अफसोस कि तुम्हारी माँ बेबस है, मगर मुझे यकीन है अपने रब पर, वो यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में किसी ऐसी लड़की को लाएगा जो तुम्हारे दिल में ऐना के खिला को पुर कर देगी और तुम उसका नाम तक भूल जाओगे इंशाल्लाह। वो खुद से ही धीमी आवाज़ में मुखातिब थी। अम्मी देखे मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो माही, कहीं तुम्हें मेरी नज़र ही न लग जाए। हर माँ को अपनी ही औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, नहीं लेकिन मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। अम्मी खैर तो है आपको, आप आज मेरी इतनी तारीफ़ें कैसे कर रही हैं। कल कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं माही, बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से हैं। सारी ज़िंदगी ऐश करोगी अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो, इसलिए ये ड्रेस तुम कल पहन लेना, बहुत खूबसूरत लग रही है, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आ जाओगी उनको। हैं कौन देखने आ रहे हैं, किसको बुला लिया आपने। मैंने तो शगुफ्ता से बात की थी कि तुम्हारा कहीं रिश्ता करवा दे। उसने मुझे बताया कि किसी अमीर घर का लड़का है वो, और अकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, तन्हाई अमीर भी है, डिफेंस में रहते हैं वो लोग। अम्मी जाने दो आप, इतने अमीर घर का लड़का और वो भी इकलौता, भला मुझसे शादी क्यों करेगा। किस्मत की बात है माही, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी तुम्हारे नसीब। अगर तो वो काफ़ी अमीर है फिर तो मैं कल काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि आप तो जानती हैं मैं तो हमेशा से ऊंचे घरों में रहने के ख्वाब देखती हूँ। हाय अल्लाह करे मैं इसकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ। यकीन करें अम्मी मैं तो खुशी से ही पागल हो जाऊँगी इंशाल्लाह। अम्मी वैसे सोचने वाली बात है कि अगर वो लड़का इतना ही अमीर और अकलौता भी है और इतना बड़ा और इतना कामयाब बिजनेसमैन है, तो भला उसके घर वालों को रिश्तों की कमी होगी क्या, जो वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर रिश्ता देखने क्यों आ रहे हैं। अपने स्टेटस के लोगों में क्यों नहीं देख लेते। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। नहीं, शगुफ्ता से बात हुई है मेरी, वो उस लड़के की माँ को बहुत अच्छे से जानती है। उसने बताया कि उसकी माँ बिल्कुल भी लालची नहीं है और वो लोग जहेज़ तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। माशाल्लाह से उनके घर बहुत दौलत है, इन्हें किसी जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। बस लड़की की माँ चाहती है कि उसको खूबसूरत पढ़ी लिखी और ख्याल रखने वाली बहू मिल जाए, उसे पैसे से कोई गर्ज नहीं। वाह अम्मी, आजकल के दौर में ऐसी सोच कौन रखता है। अगर वो वाकई ऐसी है तो सच में बहुत ही आला नस्ल के लोग होंगे फिर वो। हाँ बिल्कुल, चले अम्मी फिर मैं ये ड्रेस उतार कर रख देती हूँ, अब कल ही पहन लूँगी। हाँ ठीक है। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो अर्शमान। रात खाने की टेबल पर अर्शमान की तरफ देखकर गोया हुए। परसों से इंशाल्लाह। कल क्यों नहीं बेटा। डैड क्योंकि कल कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है इसलिए। चलो ठीक, अच्छा चलो ठीक है अहमद का, आप कल ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा, हमें कहीं जाना है। आलिया बेगम की बात पर अर्शमान ने चौंक कर इन्हें देखा। कहा दरअसल मैं कल अर्शमान के लिए एक लड़की देखने जा रही हूँ, आप भी साथ चलेंगे तो मुनासिब रहेगा। उफ, अर्शमान ने चीनियाँ चढ़ाई और वापस खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। कौन सी लड़की, अहमद मलिक ने सवाल किया। बस है कोई। शगुफ्ता से मैंने रिश्ता दिखाने को कहा तो उसने चंद लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाई थी, इनमें से मुझे एक लड़की बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आई और बस इन्हीं की तरफ जाना है। भाई माजरत, कल तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी, हम परसों चलेंगे। नहीं अहमद, मैंने इन्हें टाइम दिया हुआ है, वो इंतज़ार करेंगे। अच्छा नहीं लगता किसी को वक्त दो फिर जाओ ही नहीं। चले
फिर आप चली जाइएगा ड्राइवर के साथ और अर्शमान को भी साथ ले जाना, ये भी फेस टू फेस लड़की को देख लेगा। ओह प्लीज़ डैड, मुझे इन सब चक्करों से दूर ही रखें तो बेहतर है, उसने संजीदा मिजाजी में कहा। तो फिर आप अकेली चली जाइएगा आलिया, जब बाद में मंगनी वगैरह करनी होगी, या अगर आपको लड़की पसंद आ गई तो मैं बाद में चला जाऊंगा। चलें ठीक है। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलते ही लाल रंग के पेंसिल हील शूज़ और सफ़ेद प्लाजो पहने हुए उसने कदम गाड़ी के बाहर रखा। सुर्ख रंग की शर्ट, ब्लैक सन ग्लासेस और खुले बालों में खड़ी आज आलिया बेगम किसी हसीन नौजवान लड़की से कम नहीं लग रही थी। दरवाजे पर दस्तक होने के बाद शहनाज बीबी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी आलिया बेगम को सर से लेकर पाँव तक हैरानगी से घूरने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस अहमद मलिक। वालेकुम अस्सलाम, जी मैंने पहचान लिया, आपके हुलिये से ही, आए अंदर आए। जी, आलिया बेगम ने धीरे धीरे कदम अंदर बढ़ाया और सामने सेहर में पड़ी चारपाई पर आकर बरजबान हो गई। कैसी हैं आप? शहनाज बीबी ने एहतराम से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बैठे, मैं माहीन को फ़ोन करके बुलाती हूँ। माहीन कौन? माहीन मेरी बेटी है, आप सब प्यार से उसे माही कहते हैं। ओह अच्छा, कहाँ गई है वो दरअसल मैंने उसे थोड़ा सामान लेने के लिए भेजा था, बस अभी आती ही होगी। अच्छा जी, आप बस बैठे, मैं अभी फ़ोन करके आती हूँ। ओके, वो मुस्कुरा कर बोली। शहनाज बीबी ने तेज़ी से कदम अंदर कमरे की जानिब बढ़ाया और कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने फ़ोन वापस रखा और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी तो दरवाजे पर महीन खड़ी थी। आलिया बेगम की नज़रें सामने खड़ी महीन पर पड़ी तो वो उसे मुकम्मल आंखें खोलकर देखती ही रह गई। ट्रेल पोनी, बाजू पर चेन लिपटी हुई, हल्के ग्रीन रंग की शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए और जीन्स की टॉप पैंट में मुमलिस वो बिल्कुल गुंडा किस्म की महसूस हो रही थी। माही ने शॉपर अपनी माँ को पकड़ाया आलिया बेगम को आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो उसे घूरते हुए बोली। वो आंटी, आप इतनी जल्दी आ गई, आने से पहले कॉल कर लेती तो चलो मैं अपना हुलिया कुछ बेहतर कर लेती। उसने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, बैठ जाओ तुम मेरे पास। जी, आप ठंडा लेंगी या गर्म? शहनाज बीबी ने अदब से पूछा। कुछ भी नहीं, ठीक है। शहनाज बीबी गुस्से से माहीन को देखती हुई किचन में चली गई। बेटा क्या करती हो तुम? आलिया बेगम ने माहीन की जानिब देखा। मैं रिलैक्स रहो माहीन, हो जाता है कभी कभी। जी आंटी, मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा, क्या काम करती हूँ कंपनी में? मैं वहाँ के बॉस की असिस्टेंट हूँ। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन क्या है तुम्हारी? जी मैंने BA किया हुआ है। सही, इकलौती ही हो? जी। कितनी सैलरी लेती हो? तकरीबन अब तो 1 लाख हो गई है, उसके अलावा कमीशन अलग। माशाल्लाह। इतने में शहनाज बीबी ट्रे में चंद खाने पीने की चीज़ें उठाए सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई। नहीं मिसेस अहमद, शुक्रिया, उन्होंने चाय का कप उठाते हुए कहा। क्या नाम है आपके बेटे का? अर्शमान। अच्छा, कितना पढ़ा हुआ है आपका बेटा? मतलब क्या करता है? उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की है और माशाल्लाह से अमेरिका में अपना बिजनेस संभाल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया है। माशाल्लाह। सुना है कि आप लोग काफ़ी अमीर हैं और आपके हुलिये से देखकर भी लग रहा है। तो आप हम जैसे गरीबों के घर कैसे आ गई? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे नज़दीक पैसे की कोई अहमियत नहीं है, इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके खामद साहब नहीं आए, इनकी कुछ ज़रूरी मीटिंग थी आज, इसलिए नहीं आ सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। ये तो आपका बड़ापन है। जी अरे इसमें बड़ेपन वाली क्या बात है? अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक बार माहीन और अर्शमान एक दूसरे से मिल लें, आप क्या कहती हैं? जी ज़रूर मिल लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। चलें ठीक है, फिर मैं आपको अर्शमान से पूछकर बता दूँगी। ठीक है। काफ़ी देर बातें करने के बाद आलिया बेगम ने इजाज़त चाही। अरे थोड़ी देर और बैठ जाती आप आंटी, माही ने इल्तिजा की। नहीं बेटा, घर में पहले ही कोई नहीं है और मैं ज़्यादा देर तक अपने घर को नौकरों के आसरे पर नहीं छोड़ती। अर्शमान तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। गले मिलने के बाद आलिया बेगम गाड़ी में बैठी और अपने घर की जानिब गामज़न हो गई। आदिल, वो उसके पास आकर बोली। आदिल अपने कमरे में बैठा दफ्तर के कोई कागजात देखने में मसरूफ़ था। हाँ, आहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्यों, क्या हुआ है उसे? नज़ला, ज़ुकाम और हल्का सा
बुखार भी है, नज़ला ज़ुकाम तो आम सी बात है, कोई गोली वगैरह दो, ठीक हो जाएगा खुद ही। आदिल, मैं उसे कोई गोली नहीं दे रही, तुम उठो, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं नहीं जा रहा। तो क्या उसे मरता रहने दोगे फिर, है ना? मेरा दिमाग ख़राब मत करो और चली जाओ यहाँ से। उसने भी सख्ती से कहा, यू नो व्हाट, तुम सिर्फ नाम के बाप हो, तुम्हें तो अपने बेटी की भी परवाह नहीं है, और पता नहीं मैं भी क्यों तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। हाँ, तुमने कई बार मुझसे तलाक का मुतालबा किया है, मगर हर बार मैंने तुम्हें एक ही जवाब दिया है, और आज भी यही जवाब दूंगा कि मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। तुम जो कर सकती हो कर लो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा हर सूरत। नहीं नहीं, मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अच्छा, तो फिर क्या करोगी तुम? मैंने सोच लिया है कि मैं कोर्ट से खुला ले लूँगी, तो मगर खुला भी तब ही होगी जब मैं खुला के कागजात पर दस्तखत करूँगा, और मैं किसी भी सूरत दस्तखत नहीं करूँगा मेरी जान। उसने तमीयत से कहा, मुझे अपनी जान मत बोला करो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती कि वो हरगाई नहीं। अब तुम चाहे दस्तक करो या ना करो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो फिर कहाँ रहोगी? जब तक तुम्हारी खुला नहीं हो जाती तब तक सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, और जिस दिन खुला हो गई उस दिन तुम्हारी तरफ वापस पलट कर भी नहीं देखूंगी मैं। अच्छा, और आहद मेरे साथ रहेगा। वैसे जितना अरसा हमारी शादी को हो चुका है ना, अब तक तुम्हें मुझे दिल से कबूल कर लेना चाहिए था, मगर तुम्हारे दिल में तो पता नहीं किस घटिया इंसान की चाहत है। इतना अरसा मेरे साथ गुजारने के बावजूद भी तुम उस बेगैरत लड़के को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। तुम्हारे घटिया बेगैरत कहने से वो ऐसा वैसा बन नहीं जाएगा आदिल, बस इंसान जैसा खुद होता है उसे लगता है कि सारी दुनिया ही वैसी है। उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बकवास बंद करो तुम। वो गुस्से से उठकर उसके मुंह पकड़ते हुए बोला, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, उसने झटके से हाथ पीछे किया, तलाक तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मगर जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। हिम्मत की बात मत करो, अब हिम्मत बहुत है, क्योंकि अब तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बेशक मेरा बाप जिंदा नहीं है, मगर इस बाप की बहादुर बेटी नूरुल नैन आज भी जिंदा है, जो अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठा सकती है। वो उसके रूबरू खड़ी होकर बोली, मुझे तुमसे मज़ीद कोई बहस नहीं करनी, फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ। जा रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी से भी चली जाऊँगी। वो गुस्से से चिल्लाती हुई उसके कमरे से बाहर चली गई। आओ बेटा, बहुत जल्दी वापस आए हो, आलिया बेगम ने उससे घर में दाखिल होते हुए देखकर तंजीह अंदाज में कहा। लो भाई, हो गई फिर से क्लास शुरू। वो आंखें घुमाता हुआ बोला, बेटा तुम सुबह से घर से निकले हुए हो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, और अब ईशा के वक्त घर वापस आ रहे हो। ऐसे कौन सा ज़रूरी दोस्त है जिनके साथ तुम्हें पूरा दिन लग गया? मॉम, सिर्फ हमज़ा ही नहीं, इसके अलावा और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं। मुख्तलिफ दोस्तों से मिलकर आया हूँ, आज काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। अर्शमान, अब ये फजूल की दोस्तियाँ छोड़ दो, कल से तुम ऑफिस जा रहे हो, और आज मुझे तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद आ गई है। तुम बताओ कब मिलोगे उससे? उफ मॉम, यार अब आपने कौन सी लड़की पसंद कर ली है मेरे लिए, और किससे मिलना है मुझे? माहीन? कौन माहीन? जो बहुत जल्द तुम्हारी बीवी बनेगी वो। अब यार कौन है ये महीन? कहाँ रहती है, कैसी है, क्या करती है? कुछ जाना भी है आपने, या बस ऐसे ही उसको मेरे साथ थोप रही है आप? सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है मैंने। और रही बात महीन दिखने में कैसी है, तो मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी, मगर तुमने देखी नहीं। अब मैंने तस्वीर वापस भेज दी है। तुम एक काम करो, वक्त बता दो मुझे, तुम किस टाइम फ्री हो गए, मैं महीन को बुला लूँगी, तुम उससे मुलाकात कर लेना और जान लेना कि कैसी है वो, फिर मुझे बताना। अगर तुम्हें वो पसंद आई तो मैं तुम्हारी झट से शादी कर दूंगी उससे। वो चुटकी बजा कर बोली, ओ प्लीज़ मॉम, जैसी भी है बस ठीक है, मुझे नहीं मिलना किसी से, मगर बेटा तुमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ, कम से कम उससे एक बार देख तो लो कि वो दिखने में कैसी है। नहीं मॉम, आपने देख ली बस काफ़ी है। उसने अपनी बात मुकम्मल की और सीढ़ियाँ फलांगता हुआ कमरे में चला गया। क्या था अगर एक बार मिल लेता उससे, लेकिन डीठ है ये लड़का। वो मुंह में ही बुड़बुड़ाई, चलो चलो जल्दी हटो यहाँ से। ये सब गुलशन ने एक आदमी को उसकी
गुलशन ने एक आदमी को उसके टेबल से सारी फाइल्स उठाने को कहा। आज वो तेज़ी से इधर उधर भागते हुए काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम गुलशन, खैरियत तो है? आज इतनी तेज़ी से काम क्यों कर रही हो? क्या जल्दी है? वो पैंट शर्ट पहने हुए उसके पास आकर बोली। टाइम नहीं है मेरे पास तुमसे बातें करने का। तुम बस एक बात ध्यान नशीन कर लो कि किसी भी बंदे से बदतमीज़ी नहीं करोगी आज। उसने उसे समझाने की कोशिश की। मगर हुआ क्या है? और मैंने किससे बदतमीज़ी की? यार तुम्हें कह रही हूँ ना मैं, तुम आज चुप रहना प्लीज़। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नौकरी कायम रहे तो तुम अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारी इस जल्दी का मेरी नौकरी से क्या तल्लुक़ है? सिर्फ साफ बताओ मुझे गुलशन, उसने उसे झंझोड़ते हुए कहा। तो फिर सुनो, आज मिस्टर अर्शमान अहमद मलिक साहब आ रहे हैं और आज से ये ऑफिस वहीं संभालेंगे। समझ में आई? कौन अर्शमान? वो हैरानगी से बोली। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल भी गई तुम? मुझे सच में नहीं याद। गुलशन, तुम किसकी बात कर रही हो? अपने बॉस अहमद मलिक साहब के साहबजादे मिस्टर अर्शमान अहमद मलिक साहब, जिनसे तुमने आज से 2 साल पहले बदतमीज़ी की थी जब तुम नई नई इस जॉब पर लगी थी। तब याद आया कुछ? हाय अल्लाह, वो सीरियल? वो चौंक कर बोली। जी। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। रुल गए फिर तो अब समझो। वो मायूसी से बोली। शायद आप जल्दी करो, तुम्हारा अभी कोई काम रहता है तो। वो बात करते करते खामोश हो गए क्योंकि दूर से अर्शमान और अहमद मलिक आ रहे थे और सब अदब से इन्हें सलाम कर रहे थे। फिर गुलशन भागती हुई इनके पास जाकर खड़ी होकर इन्हें सलाम करते हुए इनकी पैरवी करने लगी। माहिन सर से लेकर पाँव तक फटी आँख नज़रों से अर्शमान को घूर रही थी, लेकिन अर्शमान ने उसके पास से गुजरते हुए एक नज़र भी उस पर ना दौड़ाई। लेकिन अहमद मलिक ने उससे अभी अपने कैबिन में आने का इशारा किया। वो भी गुलशन की तरह तेज़ी से चलती हुई इनके पीछे बोली। कैबिन में जाकर अहमद मलिक खुद सामने वाली चेयर पर बैठ गए और अर्शमान इनके साथ वाली पर। वो दोनों एहतरामा सर झुकाए इनके सामने खड़ी थी। गुलशन, अहमद मलिक ने गुलशन की जानिब देखा। जी बॉस, वो अदब से बोली। बिशारत साहब को भी मैंने बता दिया है और इस ऑफिस के लगभग सभी लोगों को पता है और तुम भी जानती ही होगी कि अपना ये बिज़नेस मैं अब अपने बेटे अर्शमान के हवाले कर रहा हूँ और ख़ुद अमेरिका वाले बिज़नेस पर फोकस करूँगा। यस सर, तुम एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉयज़ हो मेरी कंपनी की और आज से अर्शमान यहाँ का CEO है और अब तुम मेरी नहीं बल्कि अर्शमान के असिस्टेंट्स हो। जी सर। और निशा बेटा, तुम भी आज से अर्शमान के अंडर ही काम करोगी। उसने साबत में सर हिला दिया। तुम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अहमद मलिक अपनी बात कहकर उठे और चले गए, मगर अर्शमान अब भी सामने कुर्सी पर बदजुबान था और अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। तुम जाओ गुलशन। जी सर। अर्शमान के हुक्म पर वो फ़ौरन कैबिन से बाहर चली गई। तो तुम्हारा नाम निशा है, मगर तुमने तो आई थिंक कुछ और बताया था। वो टांग पर टांग चढ़ाकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। जी, माही नाम बताया था। और माही, तो इसका मतलब तुम्हारा नाम निशा नहीं है? नहीं, मेरा मतलब हाँ। क्या नहीं? क्या हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? उसने सख्ती से पूछा। मेरा नाम निशा खालिद है और मुझे सब प्यार से महीन और माही कहते हैं। वो झट से बोली। एक ही इंसान के 3 नाम? जी ठीक है, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। जी सर। लगता है गुलशन ने काफ़ी तमीज़ सिखा दी है तुम्हें। खैर, काफ़ी अच्छा लगा देखकर, उसने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। जी। वो अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोली और फिर तेज़ी से कदम दौड़ाती हुई कैबिन के बाहर आई। उफ, मेरा बस चले तो इसको जान से मार दूँ। अब क्या सारी ज़िंदगी सड़ील इंसान के नीचे रहकर काम करना पड़ेगा? ये हुक्म भी देता है तो आग लग जाती है मुझे। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई चली आ रही थी। क्या हुआ? किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने उसे पास से गुजरते हुए देखकर पूछा। वो आया नहीं है आज हमारा नया सड़ील बॉस मिस्टर अर्शमान अहमद मलिक साहब? उमर भी उसी कंपनी का एक एम्प्लॉयर था। उसकी और माही की दोस्ती तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी। वो माहीन को पसंद भी करने लगा था, मगर इजहार करने से डरता था क्योंकि माहीन का रवैया अक्सर सख्त होता था। क्यों? क्या हुआ? मुझ पर अजीब तरीके से रौब जमाता है। मान लिया कि उस कंपनी का नया बॉस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले बंदे से इस तरह सवाल करे जैसे उसके ऊपर हाकिम लगा हुआ हो। मुझे चाय
लाने का ऑर्डर ऐसे दिया है जैसे मैं उसकी स्टेटस नहीं बल्कि उसकी नुकरानी हूँ। मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना उसका गला दबा दूँ मैं। अहम अहम। अर्शमान के खंगारने की आवाज़ सुनकर उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। मर गई आज तो, वो आंखें मीचती हुई धीमी आवाज़ में बोली। क्या कह रही थी आप मिस निशा उर्फ माहीन उर्फ माही? कुछ नहीं सर, वो अटक कर बोली। गला दबाना चाहती हैं आप मेरा? उसने अपने दोनों बाजू बांधते हुए कहा। माही ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा दिया। मुझ पर फोकस करने से बेहतर है कि आप अपने काम पर फोकस करें, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस जॉब से निकालने में। वो सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। जी जी जी। फिर वो फौरन भागती हुई चाय लेने चली गई। आज ऑफिस से वापसी पर वो हमजा के साथ उसकी बहन नायमा की शादी की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल आया था। शॉपिंग से वापसी पर मॉल से बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अकेला खेल खड़ा रो रहा था। हमजा को किसी की कॉल आई तो वो कॉल सुनने के लिए साइड पर चले गया, मगर वो मुसलसल खड़ा उस बच्चे को रोता हुआ देख रहा था। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? वो उसके करीब आकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला। मामा। सिर्फ इतना बोलकर उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। अर्शमान समझ चुका था कि शायद उसकी माँ कहीं खो गई है। बेटा कहाँ है आपकी मामा? उसने प्यार से पूछा, मगर बच्चे ने इधर उधर इशारा किया और फिर आंसू बहाने शुरू कर दिए। अर्शमान ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ देखा, मगर उसे कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आई। आहत। अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज दी और फिर भागती हुई आकर बच्चे से लिपट कर उसका मुंह चूमने लगी। बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मामा परेशान हो जाती हैं, तुम्हें मैंने चेयर पर बैठने का कहा था और तुम इधर भाग आए, वो उसे प्यार करते हुए कह रही थी, मगर शमान खामोश खड़ा फटी आंखों से ऐना की जानिब देख रहा था। आपका शुक्री। वो उसकी तरफ करके बोलती हुई अचानक चुप हो गई। आज फिर से इसका दिल पहले की तरह जोर से धड़का था। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। अर्शमान। हमजा की आवाज पर उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे ऐना तुम? वो चौंक कर बोला। कैसे हो हमजा? मैं ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस अहद के कुछ कपड़े लेने थे इसलिए। ओ अच्छा। वो खामोश खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। और तुम कैसे हो अर्शमान? अर्शमान ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए बिना कुछ बोले फौरन वहां से चला गया। बिल्कुल नहीं बदला ये, आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही खड़ूस है। उसने हंसकर कहा। अच्छा हाँ, अच्छा है ना, मैं भी चलता हूँ। आशमान गाड़ी में मेरा वेट कर रहा होगा, फिर कभी मिलेंगे। ओके। वो भागता हुआ माल से बाहर गया। उसने भी तेज तेज कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और आशमान को गाड़ी में बैठकर जाता हुआ देखने लगा। वो तब तक उसकी गाड़ी को देखती रही जब तक कि वो नजरें से ओझल ना हो गया। ना जाने क्यों आज उसकी आंखों से फिर अपनी कुछ अधूरी हसरतों को याद करके आंसू बहने लगे थे। पता नहीं अर्शमान, अब तुम मुझसे मोहब्बत करते होगे या नहीं, या शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया होगा। आज तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो नूरुल जिसे तुम हमेशा प्यार से देखते थे, जिसकी बातें हमेशा तुम्हारे दिल को लुभाती थी, आज उसके सामने बोलना तो दूर, बल्कि तुमने तो अपनी आवाज तक नहीं सुनाई उसे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले कभी किया करती थी, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। खुद की सोचों में उलझते हुए दिल ही दिल में किसी ने इसके अंदर सरगोशी की। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। इनके मिलने के कुछ दिन बाद ही आदिल और अहद का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों इसमें अपनी जान की बाजी हार बैठे। ऐना अहद की मौत पर बहुत चीख कर रोई थी और आज उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई थी, और दूसरी तरफ आसमान की शादी की डेट भी तय कर ली गई थी। अपनी इद्दत मुकम्मल होने के बाद वो निमरा के साथ उसके फ्लैट में रहने लगी, क्योंकि निमरा भी अपने भाई शरियाल के साथ अकेली रहती थी, इसीलिए उसने भी अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए निमरा के साथ रहना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ अर्शमान और महीन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो दोनों एक दूसरे के महरम बनने जा रहे हैं। महीन के सामने ये सच्चाई तब खुली जब आज अहमद मलिक इब्राहिम आलिया बेगम के साथ शादी की तारीख तय करने माहीन के घर पहुंचे। माहीन को देखकर वो भी दंग रह गए। अब इन्हें अंदाजा हो चुका था कि माहीन ने इनसे झूठ बोला, मगर उन्होंने आलिया बेगम से कुछ ना कहा, क्योंकि वो पहले सच्चाई जानना चाहते थे और इसीलिए आज उन्होंने माहीन से मुलाकात के लिए उसे एक होटल में बुलाया था। बेटा अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आज तक यही समझता रहा कि तुम मेरे दोस्त की बेटी निशा हो, लेकिन तुम तो खैर, मैं ये वजह जानना चाहता हूँ ये झूठ बोलने की।
वो सामने वाली चेयर पर बैठे वहीं से कह रहे थे, आई एम सॉरी सर, मैं आपको सच बताना चाहती थी मगर बता नहीं पाई। दरअसल मैं अपनी सीवी लेकर ही आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई थी, मगर जब मैं वहां पहुंची तो निशा खालिद नाम की लड़की भी वहीं पर मौजूद थी। उसने किसी गुस्से में आकर अपनी फाइल फेंकी और चली गई। मैंने वो फाइल उठाई और गुलशन के पास गई। तब गुलशन ने ऊपर वाली फाइल उठाई और मुझे निशा खालिद समझ लिया। मैंने उसे बताने की कोशिश भी की मगर उसने मेरी बात सुनी नहीं सर, मैं उस वक्त मजबूरी थी। मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर मुझे नौकरी ना मिलती तो मेरी माँ की तरह तरह के लोगों की बातें सुनना पड़ती। हम कर्जदार लोग थे, इसलिए अपना कर्ज उतारने के लिए मैंने वक्ती तौर पर खामोश रहना ज़रूरी समझा। मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज हमारे सारे कर्जे भी उतर चुके हैं और जब आपको सच बताने का वक्त आया तब आपके बेटे अरशमान साहब हमारे ऑफिस के बॉस बन गए और मैं इनके सामने सच बताकर खुद को इनकी नज़रों में नहीं गिराना चाहती थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। उसने अपना सर झुका लिया। बेटा अगर ऐसी बात थी तो मुझे सच बता देती, मैं तुम्हें नौकरी दे देता। बस तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। खैर अब तो जो होना था वो हो चुका। मैं तुम्हारी गलती को माफ करता हूँ, लेकिन तुम अर्शमान को सच बता दोगी तो बेहतर रहेगा। नहीं सर, मैं फिलहाल इन्हें सच नहीं बता सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा रिश्ता तय हो चुका है। शादी की डेट भी फिक्स हो गई है और कुछ दिनों तक हमारी शादी भी हो जाएगी। इस सूरत हाल में इन्हें सब सच बताकर मैं इनकी नज़रों में गिरना नहीं चाहती, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि निकाह के फौरन बाद ही मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि मैं अपने रिश्ते का आगाज किसी भी झूठ से नहीं करना चाहती। क्या अर्शमान जानता है कि तुम उसकी होने वाली बीवी हो? सर, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं तो इनके रवैये से मुझे नहीं लगता कि इन्हें अंदाज़ा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी होने वाली बीवी से इस तरह ट्रीट नहीं करता जैसे वो मेरे साथ करते हैं। ठीक है, मैं अर्शमान से बात करूंगा और उसे कहूंगा कि तुमसे एक बार मिल ले। नहीं सर, आप इन्हें कुछ मत बताइएगा। मेरे ख्याल से वो नहीं जानते कि मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ और मैं इस राज को राज ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मेरी माँ के सारे ख्वाब टूट जाएंगे और मैं इन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती और मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। सर प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस राज को हमारे निकाह तक राज ही रहने दें। निकाह के बाद इन्हें पता चल ही जाएगा सब कुछ। चलो ठीक है बेटा, लेकिन आज के बाद तो मुझे सर नहीं कहोगी तो फिर क्या कहूँगी? फिलहाल अंकल और शादी के बाद बाबा कह सकती हो। जी, वो मुस्कुरा दी। यार कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्या करूँ मैं? बस किसी भी तरीके से इन दोनों को मिलवाना चाहता हूँ। तो वो आज निमरा से मिलने उसके क्लिनिक गया था। वो सब ठीक है, लेकिन हम इन्हें मिलवाएंगे कैसे? देखो ऐना को मैं मना लूंगी, उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है अब। आहत के बाद वो खुद से भी बेजार होने लगी है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल अकेली है और उसके दिल में अब भी अर्शमान के लिए चाहत है। लेकिन क्या अर्शमान उसे कबूल करेगा? और अब तो उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। क्या फिर वो अपना बड़ा स्टैंड लेगा ऐना के लिए? देखो, जहाँ चाहत होती है ना वहाँ बंदा स्टैंड भी ले लेता है। और मैंने उससे इस मुतालिक कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब ज़रूर करूँगा और मैं इस चांस को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम चारों फिर से एक हो जाएं, फिर से घूमने फिरने जाया करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। इन दोनों के दरमियान जितनी भी तलखियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। ये एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को मनाएं और खुश रहें। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये चिटका ग्रुप कभी भी ना टूटे। हाँ यार, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी पर अर्शमान और ऐना दोनों कपल बनकर शामिल हो। चलो ठीक है, तुम ऐना को कन्विंस करने की कोशिश करो और मैं अर्शमान को। लेकिन ऐना की तरफ से हाँ ही है, मुझे कंफर्म पता है। तुम बस अर्शमान को मनाओ। ओके चलो। अच्छा, तुम्हारे क्लिनिक का स्पेशल तुमसे मिलने आया हूँ। अब चाय का नहीं पूछोगी? हाँ हाँ ज़रूर। मैं आई कम इन सर? उसने कैबिन के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। यस सर, ये आज की जो मीटिंग है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, आप ये देख लें। ओके। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। यार तुम तो इतने
सड़ियल हो, एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखते, तो शादी के बाद क्या करोगे? हाय, जब तुम मुझे अपनी बीवी के रूम में देखोगे तब तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे? क्या तुम मुझसे प्यार से बात करोगे या इसी तरीके से सड़ी हुई शक्ल लेकर मुझ पर रोब जमाओगे? किस्सा लम्हा होगा ना वो। शिद्दत से इंतज़ार में हूँ मैं जब तुम मुझसे शादी भरी मोहब्बतें करोगे, लेकिन क्या तुम भी कभी प्यार वाले लहजे से देखोगे मेरी तरफ? क्या तुम भी मुझसे प्यार से बात करोगे कभी? फाइल टेबल पर रखने के बाद वो कितनी ही देर अरशमान के चेहरे की जानिब देखते हुए अंदर ही अंदर खुद से मुखातिब थी। अरशमान ने जैसी ही नज़र ऊपर उठाई तो उसे इस तरह घूरते हुए सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। फिर अचानक वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और कैबिन से वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी। मिस माहीन, अरशमान की आवाज़ पर उसने खटक कर पीछे की जानिब देखा। जी 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 सर। आप कौन है, माहीन या निशा? क्या मतलब? अरशमान के सवाल पर उसने चौंक कर पूछा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं जानता हूँ कि आप निशा खालिद नहीं है। वो अपनी कुर्सी से उठकर अपनी जेब में हाथ डालता हुआ उसके करीब आकर बोला। माहीन के पाँव से तो जैसे जमीन ही निकल गई। वो तो उसे निकाह के बाद सब कुछ बताना चाहती थी, तो क्या अहमद मलिक ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था? तरह तरह के सवालात उससे जहन में घूमने लगे थे। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मिस माहीन अफगान। अपना मुकम्मल नाम सुनकर उसने फटी आंखों से उससे देखा था। आप यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? तो सुने, आपके हुलिये से कोई भी देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आप किसी अमीर घराने की लड़की नहीं है। और आपने जब मुझे अपने 3 नाम बताए तो मेरे जहन में शक पैदा हो गया। और इसके अलावा एक अमीर बाप की बेटी जिसने बचपन में मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, भला वो कैसे मेरी स्टूडेंट बन कर रह सकती है? इन सब बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। और जब मैंने आपकी सीवी देखी तो इस पर 3 ज़बानें लिखी हुई थी कि आपको अरबी, इंग्लिश और फारसी आती है, मगर आपको तो अरबी और फारसी तो दूर, इंग्लिश भी सही तरीके से नहीं आती। अब आप मुझे बताना मुनासिब समझेगी कि आप कौन है और यहाँ मेरी कंपनी में पिछले 2 साल से किसकी जासूस बनकर काम कर रही है? वो रोबदार लहजे में बोला। नहीं, मैं किसी की जासूस नहीं हूँ। उसने सहम कर कहा। तो फिर कौन हो तुम, और किसी और का नाम इस्तेमाल करके यहाँ काम क्यों कर रही हो? ये सच है कि मैं निशा नहीं हूँ, मगर ये भी सच है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और ना ही मैंने किसी के नाम का कोई गलत इस्तेमाल किया है। मेरे डैड को पिछले 2 सालों से तुम बेवकूफ़ बना रही थी, मगर मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए सच बता दो तो बेहतर है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखो, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, वरना नेक्स्ट टाइम पुलिस पूछेगी तुमसे। मेरा असल नाम महीन है और आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसने अटकते हुए अपनी सारी सच्चाई तफसील से बता दी। ओह, तो इसका मतलब है कि तुमने उस नाम का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर जॉब करती ही रही हूँ? नहीं, मैंने किसी नाम का फ़ायदा नहीं उठाया, मैं बस मजबूर थी, और आपके वालिद मेरी सच्चाई जानते हैं। व्हाट, डैड जानते हैं? वो शटका रह कर बोला। जी, और मैं आपको फ़िलहाल नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर यकीन ना करें और कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपने किसी गलत और झूठी लड़की को कबूल किया है। कबूल किया? कबूल क्या मतलब? उसने हैरानगी से पूछा। जिस लड़की से आपका रिश्ता तय हुआ है, क्या आप जानते हैं वो कौन है? नहीं है। और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर भी नहीं रही। मैं तो सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के मतलब कह रही हूँ। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। वो गुस्से से घबराया। आपकी जिससे शादी हो रही है ना, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। व्हाट नॉनसेंस! वो चिल्ला कर बोला। यही सच है, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर अपनी वालदा से पूछ लें। और वो अपनी बात मुकम्मल करके तेजी से कैबिन से बाहर चली गई, और वो वहीं हैरान खड़ा उसके कहे के मुतालिक सोचता रहा था। हाँ बोल, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। यही गली में खड़ा होना है क्या? घर चलकर बात करते हैं। नहीं हमजा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तू यहीं बात कर। क्यों, घर में भाभी तो है नहीं जो तेरा इंतज़ार कर रही होगी? वो शरारती अंदाज में बोला। बकवास मत कर और बोल जल्दी। यार, यहाँ गली में क्या बात करूँ मैं? तूने कुछ कहना है तो ठीक, वरना मैं जा रहा हूँ। तू साफ साफ बोलना कि तू मेरे घर आना ही नहीं चाहता। हमजा, मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा पहले ही मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़। अच्छा चल, क्या बता, क्या हुआ है? उसने इसकी गर्दन में हाथ डाला और उसके साथ साथ गली में चलने लगा। कुछ नहीं यार, अब बेगैरत इतना
अब बेगैरत बता भी दे। अब यार कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं मैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी शादी जिस लड़की से होने जा रही है वो मेरी स्टैंडर्ड्स है क्या? वो चौंका हूँ। और उसने मुझसे झूठ भी बोला। कैसा झूठ? उसने अपना नाम निशा बताया, जबकि उसका असली नाम माहीन है। और वो निशा का नाम इस्तेमाल करके हमारी कंपनी में पिछले 2 साल से जॉब कर रही थी। और तेरी, इसका मतलब कि लड़की फ्रॉड ही है? नहीं, इसकी गलती नहीं है। गुलशन ने गलती से उसे निशा समझ लिया और उसे जॉब दे दी। और माहीन को जॉब की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने सच नहीं बताया। जो भी हो यार, मगर झूठ तो झूठ ही होता है। तो अब क्या? तू फिर भी शादी करेगा उससे? एक तो वो तेरी सच है और दूसरी झूठी भी। वही तो समझ नहीं आ रही यार कि क्या करूं। मॉम डैड को कैसे बोलूं कि उससे शादी नहीं कर सकता, जबकि शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। सिर्फ कुछ दिन ही रह गए हैं शादी में। एक बात पूछूं? सच बताना यार, मैं पहले भी तुझसे हमेशा सच ही बोलता हूँ। अच्छा तो फिर ये बता कि तुझे अब भी ऐना से मोहब्बत है या नहीं? हमजा, उसने गुस्से से घूरा। प्लीज बताना यार, प्लीज। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उसका नाम भी मत लिया कर। देख यार, अब है ना, बेवा हो चुकी है। इसका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी इद्दत भी पूरी हो चुकी है। और तू भी उस इस शादी से खुश नहीं है तो तू उससे शादी कर ले यार। तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है। हाँ, मैं ये तुम दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ यार। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे, बिल्कुल अधूरे हो। तुम भी महीन के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि जो लड़की आज इतने झूठ झूठ बोल रही है वो कल को क्या करेगी? और ऐना भी बिल्कुल अकेली हो चुकी है। अब वो भी अब तेरे अलावा किसी और के साथ कभी सुखी नहीं रहेगी यार। यार इस उसने तो आदल के होते हुए भी तुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी, तो अब कैसे किसी और के साथ खुश रहेगी वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो खुश रहे या रोए। मेरे लिए तो वो कब की मर चुकी है। और अगर आज के बाद तूने भी कभी मेरे सामने उसका नाम लिया तो याद रखना कि वो दिन हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। मगर यार इनफ हमजा, मैं माहीन को तो फिर भी कबूल कर लूंगा, मगर ऐना को कभी भी नहीं। उसने गुस्से से कहा और फिर गाड़ी में बैठकर चला गया। मॉम, उसने घर में दाखिल होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हो गया? क्यों रहे इतना चीख कर क्यों बोल रहे हो? आलिया बेगम ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूछा। आप किससे मेरी शादी करवा रही हैं? क्या मतलब ये कि उसका नाम महीन अफगन है क्या? हाँ, क्यों मॉम? आप जानती भी हैं कि वो लड़की मेरी स्टूडेंट है क्या? जी हाँ, और उसने मुझसे झूठ भी बोला कि उसका नाम निशा है और वो आज तक किसी और के नाम से मेरे ऑफिस में जॉब करती रही है। और डैड को ये बात पता थी, मगर उन्होंने फिर भी मुझे नहीं बताया। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वही जो सच है। लेकिन अहमद ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो क्या आपको कुछ नहीं पता? नहीं डैड, आपने मुझसे और मॉम से झूठ क्यों बोला? आप जानते थे कि माहीन निशा नहीं है, वो किसी और का नाम इस्तेमाल कर रही है, मगर आपने उसे नौकरी से नहीं निकाला और मुझे भी सच नहीं बताया। और आप ये भी जानते हैं कि वो मेरी स्टूडेंट्स है और मॉम इसी को मेरी बीवी बनाना चाहती है। फिर भी आपने खामोशी से सब कुछ होने दिया। क्यों डैड, क्यों? वो भागता हुआ अपने डैड के कमरे में गया और जाती ही सवालों की बौछार कर दी। क्योंकि महीन ने जब ये नौकरी शुरू की थी तो उस वक्त वो मजबूत थी और मुझे भी इसकी सच्चाई कुछ दिन पहले ही पता चली है। तुम्हारी शादी के दिन तय होने के बाद, उन्होंने अखबार को साइड पर रखते हुए जवाब दिया। मतलब आपको नहीं पता था कि महीन ही आपकी होने वाली बहू है? नहीं बेटा। उसने अपना सर पकड़ा और गुस्से से इधर उधर देखने लगा। अब मुझे बताएं आप दोनों कि मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? आलिया बेगम ने संजीदगी से कहा। मतलब कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझसे झूठ बोला हो, मुझे धोखे में रखा और जो मेरी स्टेटस सेक्रेटरी है। देखो बेटा, इंसान के अहदे में छोटा या बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता, बस इसका दिल और नीयत अच्छी होनी चाहिए। और माहीन का दिल और नीयत दोनों साफ है। अहमद मलिक ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मगर डैड, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्या कमी है उसमें? क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या वो एजुकेटेड नहीं है? या क्या वो अखलाक की अच्छी नहीं है? आलिया बेगम ने सख्ती से पूछा। मॉम, वो बहुत अच्छी है, बट मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मॉम। अच्छा तो क्या अब भी उस नूर अलैन में दिलचस्पी है तुम्हें, जो वो जिसने तुम्हें ठुकरा कर अपनी मर्जी से शादी कर ली और आज देखो वो? मॉम प्लीज यार, नाम भी मत लें मेरे सामने उसका। उसने आलिया बेगम की बात को काट कर चीखते हुए कहा। अच्छा रिलैक्स, नहीं लेती इसका नाम दोबारा। मगर बेटा देखो, अब शादी की तारीख भी तय हो गई है। 1-2 दिन तक शादी के फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। कार्ड भेज दिए हैं
हमने। अब अगर ऐसे में तुम शादी से इनकार करोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आलिया बेगम प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आई कैन अंडरस्टैंड मॉम, लेकिन मैं ज़्यादा मत सोचो बेटा और अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, जाओ शाबाश। ओके। उसने अपना सर झटका और कमरे में चला गया। क्या वो ऐना पर उस झूठी लड़की को तरजीह देगा। वहाँ फ़ोन पर हमजा से मुखातिब हुई थी। निम्रा, आयुष्मान अपनी जगह गलत नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो कि ऐना ने भी उसके रोने धोने के बावजूद आदिल को चुना था। हाँ वो सब ठीक है यार, लेकिन अगर किस्मत इन्हें फिर से एक होने का मौका दे रही है तो अब आयुष्मान को वैसा नहीं करना चाहिए जैसा ऐना ने किया था। मगर अब हम क्या कर सकते हैं यार। तुम एक बार उससे दोबारा बात करके देखो, शायद वो मान जाए। नहीं यार, अब मैं उससे दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसने साफ कहा है कि अगर फिर से मैंने आनंद का नाम भी लिया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। लेकिन हमजा, मैं अपनी दोस्त को मजीद दुखी नहीं देख सकती। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा, उसे अब किसी चीज़ की चाहत नहीं है। जब से उसने अरशमान की शादी का सुना है तब से तो उसने सही से खाना पीना भी छोड़ दिया है। हर वक्त आहत को याद करती रहती है। अब ऐसे में सिर्फ वही है जो उसको वापस ज़िंदगी की तरफ ला सकता है। क्या तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है निम्रा, मगर ये फैसला अरशमान का है, मेरा नहीं। तुम कहो तो मैं एक बार बात करके देखूं अरशमान से। नहीं निम्रा, उसने अगर मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। उल्टा अपनी इंसल्ट ही करवाओगी तुम। तो फिर और क्या करें हम यार। वो स्तुति से गोया हुई। एक बंदा है जिसकी वो शायद सुन ले। कौन, जल्दी बता। खुद ऐना। क्या कभी तुम कहते हो कि वो ऐना का नाम भी नहीं भी सुनना चाहता और कभी कहते हो कि वो ऐना की ही सुनेगा। देखो यार हम देखो यार वो हमारे सामने यही कहता है कि उसे अब है ना में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर एक बार खुद उससे मिल ले और उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाने की कोशिश करे तो शायद उसके दिल में सोई मोहब्बत फिर से जाग उठे। मगर ऐना उससे मिलेगी कैसे। क्या वो ऐना से मिलने के लिए राजी हो जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ उसको, इसीलिए हमें ही इन दोनों को मिलवाना पड़ेगा। मगर कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या। देखो, मैंने अर्शमान को नहीं बताया कि ऐना तुम्हारे साथ रह रही है। उसे बस आदिल और आहद की बताया था मैंने, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए प्लान ये है कि मैं उसे तुम्हारे घर ले आऊँगा किसी भी बहाने, और तुम उसे अपने घर के किसी कमरे में बिठा देना। फिर तुम उस कमरे में ऐना को ले जाना और हम दोनों बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देंगे। कैसा। मगर आयुष्मान तो गुस्से से पागल हो जाएगा, वो हमसे कभी बात नहीं करेगा। अरे क्या यार, बस वक्ती गुस्सा होगा जो कुछ दिनों में तक खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मगर इसी बहाने वो एक दूसरे से बात कर लेंगे। अगर हमारा इतना सारा रिस्क लेने से इनकी दरमियान आई दरार ख़त्म हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कैसी गड़बड़। तुम ऐना को भी मत बताना, ओके। वो तो सही है यार, मगर पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने अपना खासा जाहिर किया। ओ, कुछ नहीं होता यार, ट्रस्ट मी। उनके बीच कुछ गलत तो नहीं होगा ना। तुम पागल हो क्या। तुम अच्छे से जानती हो कि अर्शमान ऐसा नहीं है और ना ही ऐना ऐसी है। चलो फिर कल शाम को तैयार रहना। ओके। ओके। उसने फोन बंद किया और बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। अगली सुबह माहिन ऑफिस से गैर हाजिर थी। हमजा की कॉल आने पर अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो उसे पिक करने के लिए उसके घर पहुंचा। कैसा है दोस्त, हमजा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फिट। इसने गाड़ी स्टार्ट की। और सब ठीक। ऑफिस का काम अच्छा जा रहा है। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फैसला किया फिर तूने, किस बारे में। महीन से शादी कर रहा है। यार, इसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी लेकिन क्यों। क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। हाँ, तो इसका मतलब क्या है। अर्शमान अहमद ने भी हालात के साथ समझौता करना सीख लिया है। वक्त सब कुछ सिखा देता है मेरा भाई। हाँ ये तो है। अच्छा बता कि हम जा कहाँ रहे हैं। निम्रा की तरफ। उसकी तरफ क्यों। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी से पहले भी हम एक बार मिलकर कहीं खाना खाने चले। दस गुड। यस। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी और वो दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए निम्रा के फ्लैट में पहुंचे। खुश आमदीद मिस्टर अरशमान अहमद साहब,
इमरान ने दरवाज़ा खोलते ही तंज़ी अंदाज में कहा, हाँ हाँ थैंक्स, आए अंदर। नहीं, तुम रेडी होकर आ जाओ, हम दोनों नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अर्शमान ने हमजा को वापस मुड़ने का इशारा किया। अरे अब यार ऐसे कैसे चले जाए, निम्रा के हाथ की चाय पी कर ही जाएंगे। वो सामने सोफे पर आकर बर्जमान हो गया। ओके। अर्शमान भी अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। अर्शमान, निम्रा ने उसकी जानिब देखा। तुम सामने वाले कमरे में बैठ जाओ, जाओगे प्लीज। तो निम्रा ने कतराते हुए कहा, क्यों? अब वो यार, दरअसल मैं और निम्रा साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। हमजा ने निम्रा को आंख मारी तो उसने वापस गुस्से से उसकी जानिब देखा। हाँ यार, शेम ऑन यू, फिर कभी सही, इस लिस्ट मुझे सिंगल का ही कुछ ख्याल कर लो। नहीं ना यार, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? जाना अंदर। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं बल्कि तुम दोनों को अंदर जाना चाहिए। और अगर इसलिए आया था तो यहाँ तो मुझे साथ क्यों लाया फिर? अब यार ये कितना दिमाग खाता है। हमजा अपना सर पकड़ते हुए मुंह में बुड़बुड़ाया, कुछ कहा तूने? उसने तीलियां चढ़ाई। नहीं नहीं अर्शमान अहमद मलिक साहब, हमारी क्या मजाल कि हम आपको कुछ कह सकें। आप मेहरबानी फरमाकर हम दोनों को कोई प्राइवेसी देंगे प्लीज। वो तंजिया अंदाज में गोया हुआ। हाँ हाँ ओके फाइन, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। हाँ। वो सोफे से उठता हुआ बोला। ओके। अर्शमान ने शक्की निगाहों से इन दोनों को देखा और कमरे में चला गया। अब जल्दी जाओ, तुम ऐना को भेजो कमरे में। उसने निम्रा के कान में हल्की सी सरगोशी की। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या बकवास कर रहे थे? तुमने अकेले में कुछ वक्त गुजारना है मेरे साथ? निम्रा ने गुस्से से कहा। ओके सॉरी सॉरी, अब जाओ प्लीज जल्दी, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। उसने अपने कानों को हाथ लगाया। ओके। निम्रा मुंह चढ़ाती हुई ऐना के कमरे में चली गई। ऐना, उसने दरवाजे पर नॉक किया। हाँ निम्रा, वो बेड पर बैठी नावल पढ़ रही थी। तुम जरा मेरे साथ आओगी प्लीज? कहाँ? साथ वाले कमरे में। क्यों? वो यार वो, हाँ वो कुछ बाहरी सामान है, मुझसे अकेले उठाया नहीं जा रहा। तुम मेरी जरा मदद करोगी? वो सब तो ठीक है मगर शेरी कहाँ है? शहरयाल तो बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने गया हुआ है। अच्छा। उसने नावल साइड टेबल पर रखा और उसकी पैरवी करती हुई कमरे में दाखिल हुई तो फौरन उसकी नजर सामने खड़े अर्शमान पर पड़ी, जो आईने में देखकर अपने बाल सेट कर रहा था। आईना ने जैसे ही वापस पलटने की कोशिश की तो निम्रा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से अर्श अर्श अर्शमान ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो ऐना दरवाजे के पास खड़ी थी। वो दोनों काफी देर तक खामोश खड़े एक दूसरे की जानिब देखते रहे। फिर आसमान ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा बाहर से लॉक था। ऐना चुप खड़ी करीब से उसे देखती रही। हमजा, ये क्या बदतमीजी है यार, दरवाजा खोलो, वो गुस्से से बोला मगर बाहर से कोई जवाब ना आया। आज काफी अर्से बाद ऐना ने इसकी आवाज सुनी थी। हमजा, निमरा। उसने खबरदार होकर दोनों को आवाज दी मगर फिर भी बाहर मुकम्मल खामोशी थी। हमजा, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर तूने अभी भी दरवाजा ना खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई सेड ओपन डोर। इस बार उसने चीख कर कहा। वो दरवाजा नहीं खोलेंगे अर्शमान। ऐना ने अपनी खामोशी तोड़ी। तो इसका मतलब कि तुम भी इस प्लान में शामिल थी? वो गुस्से से दहाड़ा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मगर मैं जानती हूँ कि वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। व्हाट रबिश। उसने जोर से दरवाजा पीटा। अर्शमान, ऐना ने उसका बाजू पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। उसने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाया। नफरत करते हो मुझसे आप? वो नीम आंखों से बोली। नफरत? तुम तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, उसने उसकी आंखों में देखकर कहा। माफी किस चीज की? माफी तो गुनाहों की होती है, गलतियों की नहीं। गलतियों की होती है किसी के मुखलिस जज्बातों के साथ कहने और उसको जिंदा लाश बनाने की कोई माफी नहीं होती। जिंदा लाश तो मैं हूँ अर्शमान, मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें जिंदा नजर आती हूँ? तुम्हारे पास तो खुश होने की हजारों वजहात हैं मगर मेरे पास एक भी नहीं है। अपने लिए इस कांटेदार रास्ते का इंतखाब तुमने खुद किया था, जानती हो, मगर क्या मुझे इसकी माफी नहीं मिल सकती? अर्शमान अहमद कभी माफ नहीं करता, ये भी जानती हूँ, लेकिन नहीं, तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि तुम जिस अर्शमान को जानती थी वो तो उसी दिन मर गया था जब तुमने किसी और को निकाह में कबूल कर लिया था। अब जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए बिल्कुल अनजान हो। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो। क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? वो रामसी हुई जा रही थी। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है मिस नूरुल, मगर मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती। अर्शमान प्लीज एक चांस और दे दो प्लीज। दूसरा मौका तो सिर्फ कहानियां देती हैं, हकीकी जिंदगी नहीं। मगर तकदीर हमें फिर से एक होने का मौका दे रही है। प्लीज अब तुम मान जाओ, मान जाओ, मत करो किसी और से शादी। उसने जारो के तार रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। तुम्हारे इस रोने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी तरह पत्थर का
हो चुका हूँ। अर्शमान, जो गलती मैंने की वो तुम मत करो प्लीज। तो तुम मानती हो कि तुमने गलत किया था? नहीं, मैंने अपने बाबा का मान रख कर कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मगर आदिल से शादी करके जरूर गलत किया। अब तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? तो या तुम्हारे रोने का क्या फायदा? अब तुम मर गया वो अर्शमान जो कभी तुम पर मरता था। अर्शमान प्लीज, आज मैं भी आज तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज मत करो किसी और से शादी। मैं तुम्हें किसी के और के साथ नहीं देख सकती। तुम मेरे जीने की आखिरी उम्मीद हो, और तुम भी किसी और के हो गए तो मर जाऊंगी मैं। वो अब आहें भरना शुरू हो गई थी। नहीं मरोगी, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं ना। और तो तुम भी नहीं मरोगी, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम इतने संदिल कैसे हो सकते हो यार? तुमने बना दिया है। मैं माफी भी तो मांग रही हूँ ना। क्या मेरे माफ करने से तुम खुश हो जाओगी? हाँ तो ठीक है मिस नूरुल सिकंदर, जाओ। अर्शमान अहमद ने तुम्हें दिल से माफ किया, सच में। वो नीम आंखों से मुस्कुरा दी। मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? वो फिर से गमगीन हो गई। तुम्हें माफी चाहिए थी ना, तो कर दिया माफ, मगर पहले जैसे अर्शमान को देखने की तमन्ना तुम अपने जहन से निकाल दो। और ये मैंने तुम्हें माफ इसलिए नहीं किया कि मुझे तुम्हारी खुशी आज भी अजीज है, बल्कि इसलिए किया है कि तुम कम से कम अपने जमीन के बोझ से आजाद हो सको। बाकी रही बात निकाह की, तो वो तो मैं भी तुम्हारी तरह किसी और से ही करूंगा। एक चांस दे दो प्लीज। अगर तुमने कभी वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी तो तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज एक चांस। मैंने भी मांगा था, सेम तुम्हारी तरह चीख कर रोया था, मगर तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया था। तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पर रहम खाऊंगा? जब माफ ही कर दिया है तो फिर ये बदला क्यों ले रहे हो? बदला मिस नूरुल, फॉर एवर काइंड इंफॉर्मेशन। बदला तो मैंने तुमसे लिया ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे तुमसे बदला ही लेना होता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देता। मगर मोहब्बत करने वाला इंसान बदला कभी नहीं लेता। तो फिर ये सब क्या है? ये सब वो सबक है जो मैं तुमसे ही सीखा है, और माफ जरूर किया है, मगर भूलूंगा कभी नहीं। अर्शमान प्लीज इधर मेरी तरफ देखो, मैं वही ऐना हूँ। प्लीज अपनी इस चुड़ैल को एक मौका और दे दो प्लीज। मेरी चुड़ैल तो कब की दफन हो चुकी है, और अब जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है वो आदिल नवाज की बेवा है। वो तन्वीनियत से बोला था। ओ तो अब समझी मैं। तुम मुझे इसलिए कबूल नहीं करे क्योंकि मैं किसी और के हाथों इस्तेमाल हो चुकी हूँ? नहीं, मोहब्बत करने वाले इंसान को इस चीज से कोई कर्ज नहीं होती, लेकिन शिरक तो खुदा भी माफ नहीं करता। है ना? प्लीज अर्शमान, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा जिंदगी में कभी किसी भी मोड़ पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मगर प्लीज तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, प्लीज मान जाओ। रूह की धज्जियां बिखेरने वालों की वादों पर फिर से एतबार नहीं कर सकता मैं, मगर मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज आखिरी बार यकीन कर लो मेरा, प्लीज। जब एतबार एक बार उठ जाए ना, तो फिर अगला बंदा चाहे कसम खाए या जहर, फर्क नहीं पड़ता। ऐना ने मायूसी के आलम में इसकी जानिब देखा, तभी अचानक हमजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने किसी गलत टाइम पर एंट्री तो नहीं मारी ना? हमजा ने तजस्सुस भरी निगाहों से दोनों को देखा। हमजा, आज के बाद कोई अर्शमान अहमद तुझे नहीं जानता, और अब तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। जैसे मैं ऐना के लिए मर चुका हूँ, हाँ ना, ठीक वैसे ही आज से अर्शमान तेरे लिए भी मर गया है। उसने संजीदगी से हमजा के पास आकर कहा, और फिर बाहर दरवाजे की जानब कदम बढ़ा दिया। अर्शमान यार, मेरी बात तो सुन। अर्शमान, अर्शमान। हमजा ने उसे कई आवाजें दी और उसके पीछे भी भागा, मगर वो तेजी से सीढ़ियां धोता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। फिर वो वापस ऊपर आया और अन्ना की जानब देखा। क्या कहा उसने? हमजा के सवाल पर अन्ना ने मनफी में सपना सर हिलाया और रोती हुई कमरे में चली गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ये सब। अब अर्शमान ने ऐना को भी हाँ नहीं की और अपनी दोस्ती भी खत्म करके चला गया। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो इस वक्त शदीद गुस्से में है। गुस्सा ठंडा होकर तो मान जाएगा, अल्लाह करे। अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, तो ऐना को संभालो।